बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जी व्हाट इज़ टाइप कास्टिंग, और ये इस चैप्टर का जो है वो लास्ट क्वेश्चन है। सेमी इम्पोर्टेंट, यहाँ इम्पोर्टेंट ही इसको क्या लें, इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी ये। और बल्कि शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो मिलेंगे। एक टाइप कास्टिंग की खुद की डेफिनेशन, और दूसरी इसकी 2 टाइप्स, जिसको हम पहली टाइप है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और दूसरी टाइप है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो ये 2 किस्म की जो टाइप कास्टिंग है वो भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट इज़ इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग या व्हाट इज़ एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, और टाइप कास्टिंग की डेफिनेशन जो है वो भी अक्सर पूछी जाती है। तो डेफिनेशन से स्टार्ट कर लेते हैं हम। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द डाटा टाइप, ऐसा प्रोसेस जिसमें आप कन्वर्ट कर रहे हैं डाटा टाइप। किसकी? याद रखिएगा, डाटा टाइप वैल्यू की, डाटा टाइप वेरिएबल की नहीं। ये बड़ा लाजमी पॉइंट है जब आप टाइप कास्टिंग की बात करते हैं। तो अक्सर स्टूडेंट ये समझते हैं कि शायद वेरिएबल की डाटा टाइप चेंज करने की बात हो रही है, कन्वर्ट करने की बात हो रही है। भाई, वेरिएबल की डाटा टाइप प्रोग्राम में चेंज नहीं की जा सकती जो एक दफ़ा सेट हो जाएगी, हम पहले बात कर चुके हैं। तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द डाटा टाइप ऑफ वैल्यू, यानी उस वेरिएबल की वैल्यू या किसी जो है वो कांस्टेंट की, नंबर की जो डाटा टाइप है उसकी बात हम कर रहे हैं यहां। कब? ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान। तो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान अगर आप किसी वैल्यू की डाटा टाइप कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे भाई? टाइप कास्टिंग कहेंगे। टाइप कास्टिंग, इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो सबसे पहले देखते हैं कि इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग जो है वो क्या है, ताकि हमें फिर आगे इनका फर्क भी पता चल जाए। तो यहां कह रहे हैं जी इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग परफॉर्म होती है जी ऑटोमेटिकली। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाती है। कौन करता है इसको ऑटोमेटिकली परफॉर्म? हम नहीं करते। तो कौन करता है? सी का कंपाइलर कर देता है। द ऑपरेंड्स इन द अर्थमेटिक ऑपरेशन, जो ऑपरेंड्स किसी अर्थमेटिक ऑपरेशन में, ऑपरेंड्स क्या होते हैं वो आपको पता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं a प्लस बी, तो इसमें a और b क्या है? ऑपरेंड्स हैं, और ये प्लस क्या है? ये ऑपरेटर है। और इस सारे को हम क्या कहेंगे? अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है जी। तो ये कोई ना कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है a और b के ऊपर। तो कह रहा है ऑपरेंड जो किसी अर्थमेटिक ऑपरेशन में होते हैं वो लाजमी तौर पे एक ही टाइप के होने चाहिए, सिमिलर टाइप के होने चाहिए। जैसा कि अगर a है, ये a है और ये b है, अगर a इंटीजर है, इंट टाइप का है, तो b भी किस टाइप का होना चाहिए? इंट। तब दोनों में प्लस वाला जो ऑपरेटर है, यानी एडिशन का जो ऑपरेशन है, वो परफॉर्म हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर a जो है वो इंट है और b फ्लोट है तो आप दोनों को जमा नहीं कर सकते। दोनों की टाइप सेम होना लाजमी है। तो फिर होगा क्या? फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा हो जाता है कि अगर a की टाइप जो है वो इंट है, जो कि छोटी टाइप है, और b की टाइप जो है वो फ्लोट है, जो इंट से बड़ी टाइप है, उसके किस 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 कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ बाइट्स जो मेमोरी में कंज्यूम करता है। फ्लोट 4 बाइट करता है, इंट जो है वो 2 बाइट करता है। उस हिसाब से हम बात कर रहे हैं बड़ी और छोटी डाटा टाइप। तो अब अगर a इंट है और b फ्लोट है, तो इन दोनों का आपस में ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म नहीं हो सकता। तो फिर अगर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो वो फिर उसमें ऐसा क्या हो रहा है कि ये जो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए? हो ये रहा है, जैसे उसने लिखा हुआ है कि इफ द डाटा टाइप्स ऑफ ऑपरेंड्स आर डिफरेंट, अगर दोनों ऑपरेंड्स की डाटा टाइप डिफरेंट है, तो जो वैल्यू विद लोअर डाटा टाइप, तो जो वैल्यू है जो जिसकी डाटा टाइप लोअर है, जैसे ए है, ए वेरिएबल है जो कि इंट टाइप का, तो ए में जो वैल्यू है उसकी डाटा टाइप लोअर हुई, वो कन्वर्ट हो जाएगी किस में? हायर डाटा टाइप में। और हायर डाटा टाइप क्या है इस एक्सप्रेशन में? फ्लोट। बी की टाइप क्या है? फ्लोट। बी में जो वैल्यू है उसकी टाइप क्या है? फ्लोट। तो फिर जो ए में वैल्यू है उसकी टाइप भी कन्वर्ट हो जाएगी, उसकी टाइप भी क्या हो जाएगी? फ्लोट हो जाएगी। लोअर डाटा टाइप की जो वैल्यू है वो हायर डाटा टाइप में कन्वर्ट हो जाएगी। वैल्यू ए की डाटा टाइप चेंज नहीं होगी। आप ये नहीं कह सकते कि हम यहां ये नहीं कह रहे कि जो ए है वेरिएबल, जो इंट टाइप का वेरिएबल ए है, इस ए
वेरिएबल की डाटा टाइप चेंज नहीं हो रही, बल्कि ए वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उसकी डाटा टाइप वक्ती तौर पे इस ऑपरेशन में इस्तेमाल होने के लिए चेंज हो रही है, और वो कन्वर्ट किस में हो रही है? फ्लोट में हो रही है। बात होपफुली समझ आ गई होगी। तो ये उसने कुछ आपको एक चार्ट के जरिए भी बता दिया कि लोअर, ये सबसे जो है वो लोएस्ट डाटा टाइप है करैक्टर 1 बाइट, फिर ये 2 बाइट, इस तरह फिर ये सम चलते हैं जी। आई थिंक ये लॉन्ग जो है ये 4 बाइट, फ्लोट 4 बाइट, डबल जो है वो 8 बाइट एंड सो ऑन। तो ये आप देख सकते हैं पिछले पेजेस के ऊपर अपने कोर्स में हम जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कौन सी डाटा टाइप जो है वो मेमोरी में कितनी स्पेस कंज्यूम कर रही है, तो उस हिसाब से उसने ये आपको फ्लो चार्ट आपको बना के दिया। तो ये है जी इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, जो हम नहीं करते बल्कि कौन करता है? कंपाइलर करता है। जैसा कि मेरे पास एक प्रोग्राम है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग की एग्जांपल देखें। हमने एक वेरिएबल लिया a, किस टाइप का? इंटीजर टाइप का। एक वेरिएबल हमने लिया फ्लोट b की टाइप क्या है? फ्लोट। ठीक है जी। c की टाइप भी क्या है? फ्लोट। अब देखें a में हमने क्या स्टोर किया? 10। क्योंकि a जो है वो इंटीजर वेरिएबल है, तो उसमें मैंने होल नंबर स्टोर कर दिया 10। b एक फ्लोट है, फ्लोटिंग पॉइंट, जो b की टाइप जो है वो फ्लोट है, तो उसमें कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो है वो स्टोर करूंगा। तो मैंने क्या कर दिया? 20.340,000। ये क्यों 6 तक मैंने रखा? क्योंकि जब फ्लोट की परसीन होती है वो 6 डिजिट तक होती है, तो इसलिए मैंने आगे उसको 00 लिख दिया। अदरवाइज आप जो है वो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है जी, 3-4 भी लिख सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। तो अब क्या हो गया? अब हम c इज इक्वल टू आगे क्या लिख रहे हैं? a प्लस बी। तो अब देखें a की टाइप क्या है? a की टाइप मतलब a में जो वैल्यू है, a में जो वैल्यू है उसकी टाइप है इंटीजर। b की टाइप क्या है? b में जो वैल्यू है उसकी टाइप है फ्लोट। तो अब ये दोनों ऐड नहीं हो सकते, तो होगा क्या? ऐड तो हमने करना है इनको, तो होगा क्या? a जो है उसमें जो ये वैल्यू 10 है, ये वैल्यू कन्वर्ट होगी फ्लोट में। वैल्यू ऑफ ए, आगे मैंने कमेंट में लिखा होगा, वैल्यू ऑफ ए विल बिकम क्या बन जाएगी? 10 नहीं रहेगी, बल्कि क्या बन जाएगी? 10 पॉइंट आगे 60 लग गए। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू 10 है वो कन्वर्ट हो गई है फ्लोट के अंदर, जो हाई डाटा टाइप है, क्योंकि इंट और फ्लोट में फ्लोट हाई डाटा टाइप है। तो ड्यूरिंग अर्थमेटिक ऑपरेशन, तो सिर्फ इस अर्थमेटिक ऑपरेशन के दौरान ये काम होगा। इस ए वेरिएबल की डाटा टाइप चेंज नहीं हो रही, कन्वर्ट नहीं हो रही, ये आपने याद रखना पॉइंट। बल्कि ए के अंदर जो वैल्यू थी उसकी डाटा टाइप इस ऑपरेशन की हद तक कन्वर्ट हुई है ताकि वो बी में जमा हो सके। तो अब ये जो ए है वो क्या बन गया? 10.000000, और बी तो ऑलरेडी फ्लोट है, तो अब दोनों जमा होंगे, और सी क्योंकि ऑलरेडी फ्लोट है, सी हमने ऊपर फ्लोट डिक्लेयर किया हुआ, तो सी में रिजल्ट आ जाएगा, और सी को हमने प्रिंट करवा दिया, और उसको चला के देख लेते हैं हम। तो हमारे पास क्या आ गया? 30.34 और आगे 40। ठीक है जी, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, क्योंकि ए में 10 है, बी में जो है वो 20 पॉइंट समथिंग, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब ये जो ए की डाटा टाइप कंपाइलर ने खुद ही कन्वर्ट किया है, सॉरी ए की नहीं, ए की वैल्यू की। ठीक है जी, जब मैं बात कर रहा हूं ए की डाटा टाइप, तो ए की अंदर जो वैल्यू है, क्योंकि ये बात अंडरस्टूड है कि वेरिएबल की डाटा टाइप प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं हो सकती, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसलिए अंडरस्टूड है जब मैं ऐसा कह रहा हूं ए की डाटा टाइप, तो ए की वैल्यू की डाटा टाइप। तो ए की जो वैल्यू की डाटा टाइप है जो कन्वर्ट हुई ऑटोमेटिकली, किसने की है? सी कंपाइलर ने की है। इस कन्वर्जन को टाइप कास्टिंग तो कहते हैं, लेकिन इसको हम क्या कहेंगे? इंप्लिसिट टाइप कास्टिंग, इंप्लिसिट अंदरूनी तौर पे। ठीक है जी, तो ये सी कंपाइलर ने हमारे लिए कर दिया, हमने नहीं की, ये कंपाइलर ने खुद ही हमारे लिए कर दिया, इसको हम कहते हैं इंप्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो फिर एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या है? और इसकी एग्जांपल भी नीचे दी हुई है, मैंने वो एग्जांपल प्रैक्टिकल में आपको समझा दिया है। तो ये एग्जांपल आप यहाँ उसने, वहाँ मैंने ए और बी वेरिएबल लिए हैं, यहाँ उसने एक्स और वाई वेरिएबल ले लिए, तो ये एग्जांपल आप इसको स्टडी कर लीजिएगा। एक्सप्लिसिट कास्टिंग क्या होती है? एक्सप्लिसिट कास्टिंग परफॉर्म करता है कौन? खुद प्रोग्रामर करता है। ये ऑटोमेटिकली नहीं होगी। ऐसी कास्टिंग, ऐसी टाइप कास्टिंग जो सी कंपाइलर नहीं कर रहा, बल्कि प्रोग्रामर को खुद करनी पड़ती है बैरूनी तौर पे। एक्सप्लिसिट का मतलब जैसे बैरूनी तौर पे खुद करनी पड़ती है, मैनुअली।
तो प्रोग्रामर को, ऐसी टाइप कास्टिंग को हम क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो इसको परफॉर्म किया जाता है किसके जरिए, कास्ट ऑपरेटर को इस्तेमाल करके, कास्ट ऑपरेटर को इस्तेमाल करके इस्तेमाल के, जैसे वो हम कास्ट नहीं बदल देते आजकल, जैसे कास्ट होती है, कोई भी अपनी कास्ट को चेंज करके कुछ, कोई चौधरी बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, तो हमारे पास भी एक ऑपरेटर है जो है वो कास्ट ऑपरेटर, जो कि किसी वैल्यू की, किसी उसकी जो डाटा टाइप है, यानी उसकी जो कास्ट है वो चेंज कर देगा, उसको इंटीजर से फ्लोट, फ्लोट से इंटीजर बना सकते हैं हम, ठीक है जी। तो कास्ट ऑपरेटर कंप्यूटर को क्या बताता है कि कन्वर्ट कर दो डाटा टाइप इस वैल्यू की, इस वैल्यू की जो भी हम वैल्यू उसको प्रोवाइड करेंगे, जो भी वैल्यू हम लिखेंगे। तो इसको एक्सप्लिसिट कास्टिंग करने का सिंटैक्स क्या है, पहले आप लिखेंगे ब्रैकेट्स के अंदर टाइप, और फिर आगे आप लिख देंगे एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन कोई कांस्टेंट हो सकता है, कोई वेरिएबल, जैसे लिखा हुआ है, कोई एक्सप्रेशन कांस्टेंट हो सकता है, कोई वेरिएबल हो सकता है, ठीक है जी, कोई अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हो सकता है जिसकी डाटा टाइप आपने कन्वर्ट करनी है। और टाइप से क्या मुराद है, ये देखिए ना, दो चीजें यहां उसने दी है ना, टाइप और एक्सप्रेशन, उसको नीचे उसने एक्सप्लेन कर दिया। टाइप क्या है, डाटा टाइप की बात हो रही है, जो कि चाहते हैं कि आप ऑपरेंड इसमें कन्वर्ट हो जाए, तो वो टाइप आप यहां मेंशन कर दें। एक्सप्रेशन भी उसने आपको बता दिया। अब इसके एग्जांपल भी आप देख लें। एग्जांपल उसने दिया है कि फॉर एग्जांपल कह रहा है एक वेरिएबल है एक्स और एक वेरिएबल है वाई, ये दोनों फ्लोट वेरिएबल्स हैं। एक में वैल्यू क्या स्टोर है, एक्स में क्या स्टोर है 10.3, वाई में क्या स्टोर है 5.2। कह रहा है आगे एक एक्सप्रेशन आपने लिखा है एक्स मॉडुलस वाई, आपको पता है ना मॉडुलस ऑपरेटर, रिमाइंडर मालूम करने के लिए भी हमने लास्ट टाइम अरिथमेटिक ऑपरेटर में पढ़ा है, ठीक हो गया। लेकिन ये भी आपने वहां पढ़ा है कि मॉडुलस ऑपरेटर फ्लोटिंग वेरिएबल्स के साथ वर्क नहीं करता। ये हमने वहां मॉडुलस ऑपरेटर में, आप वापस उस लेक्चर में आप देख सकते हैं, हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे मॉडुलस ऑपरेटर के। तो हमने बात की थी कि मॉडुलस ऑपरेटर सिर्फ इंटीजर नंबर के साथ वर्क करता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के साथ वर्क नहीं करता। तो ये दोनों वेरिएबल एक्स और वाई तो हमने जो है वो फ्लोट वेरिएबल्स लिए। तो ये एक्सप्रेशन जो है, जब ये अगर मैं लिखूंगा अपने प्रोग्राम में एक्स मॉडुलस वाई, तो ये एरर देगा। क्यों? क्योंकि वो मुझे कहेगा कि ये जो ऑपरेंड्स हैं ये फ्लोट हैं। ऑपरेंड्स क्या होने चाहिए मॉडुलस की फॉर्म में, अगर मॉडुलस ऑपरेशन करना चाहते हैं, इंटीजर होने चाहिए। तो यहां उसने आगे वो सारी बात बता भी दी आपको। तो कह रहा है फिर इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन यह है एक्स के साथ आप क्या लिख दें, कास्ट ऑपरेटर, वाई के साथ भी क्या लिख दें, कास्ट ऑपरेटर। और कास्ट ऑपरेटर में मैं एक्स को किस में कन्वर्ट करना चाहता हूं, इंटीजर में, तो इंट लिख दें। वाई को भी किस में कन्वर्ट करना चाहता हूं, इंटीजर में, तो यहां भी इंट लिख दें। ये ऊपर ये उसने बताया ना आपको, ये सिंटैक्स, ये वाला, यही सिंटैक्स, ये यहां एग्जांपल उसने दे दिए। देखें ब्रैकेट में क्या लिखा है हमने, डाटा टाइप, जिसमें कन्वर्ट करना है किसको, एक्स को। इधर y के साथ जो ब्रैकेट्स हैं इसमें क्या लिखा है, डाटा टाइप, जिसमें कन्वर्ट करना है y को। तो हमने x को वक्ती तौर पे कन्वर्ट कर दिया, x के अंदर जो वैल्यू है, फिर वही बात किसमें, इंटीजर में। और y के अंदर जो वैल्यू है उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, उसको भी इंटीजर में। अब इंटीजर वैल्यू के दरमियान मॉडुलस ऑपरेटर अप्लाई हो सकता है, ठीक है जी, और हमें रिजल्ट मिल जाएगा। इसको भी मैंने जो है वो एक प्रोग्राम की शक्ल में आपके सामने रखता हूँ। ये प्रोग्राम है हमारे पास, वही प्रोग्राम जो उसने उधर एग्जांपल दिया, x में 10.3, y में 5.2, और एक वेरिएबल मैंने लिया मॉड, किस टाइप का, इंट। तो मैंने मॉड इक्वल टू क्या लिखा, x मॉडुलस y। तो देखें x में जो वैल्यू है वो फ्लोट है, y में भी वैल्यू जो है वो भी क्या है, फ्लोट है। तो ये ऑपरेशन हो गया हमारा गलत। अगर मैं इसको कंपाइल करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, रन करने की कोशिश करूंगा तो मुझे एरर मिलेगा, इनवैलिड ऑपरेंड्स। कह रहा है ये जो ऑपरेंड्स आपने यूज किए हैं ये भाई मॉडुलस ऑपरेटर के लिए इनवैलिड हैं। तो अब हम क्या करें, हमें एज ए प्रोग्रामर इस x के अंदर जो वैल्यू है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में, और जो y के अंदर वैल्यू है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में। और उसके लिए हमारे पास क्या तरीका है, कास्ट ऑपरेटर। और कास्ट ऑपरेटर लिखने का तरीका क्या है, हम लगाएंगे दो ब्रैकेट्स, यानी ब्रैकेट्स लगाएंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे x को किस में कन्वर्ट करना है, इंटीजर में। और इस तरह y के साथ भी हम क्या लगाएंगे, ब्रैकेट्स कास्ट ऑपरेटर के लिए, और अंदर वो हम टाइप लिख देंगे इंट। तो x की वैल्यू भी बदल जाएगी इंटीजर में और y की वैल्यू भी बदल जाएगी इंटीजर में प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान। कतन इसका ये मतलब नहीं है कि x और y की जो ये फ्लोट टाइप हमने ऊपर डिक्लेयर किया ये इंट हो जाएगी, कतन इसका मतलब ये नहीं है। ये आपने पॉइंट याद रखना है, ठीक है। और अब ये ऑपरेशन जो है अब ये सक्सेसफुली हो सकता है, ठीक है जी। तो अब जब x जो है वो एक्सप्लिसिटली
इसके अंदर जो वैल्यू है वो एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट होगी इंटीजर में, तो क्या बन जाएगी 10.3, क्या बन जाएगा सिर्फ 10 बन जाएगा, क्योंकि इंट में होना है ना, तो इंट में है तो जो फ्लो उसका जो डेसिमल पोर्शन है, फ्रैक्शनल जो पार्ट है उसका 0.3, ये क्या हो जाएगा, ये ट्रंकेट हो जाएगा, ये बीच में से इग्नोर हो जाएगा, काट देगा वो उसको। इसी तरह जब y जो की वैल्यू है जो कि 5.2 है, ये जब इंटीजर में बदलेगी तो सिर्फ क्या बाकी बचेगा 5 बचेगा, क्योंकि 0.2 जो है ये ट्रंकेट हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा। तो अब हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ 10 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो 10 मॉडुलस 5 अगर हो तो रिमाइंडर क्या आएगा, 5 पूरा पूरा डिवाइड कर देगा 10 को, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0। तो इसका आंसर अगर मैं मॉड को प्रिंट करूं, मॉड में क्या स्टोर हुआ है 0, तो चला के इसको देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 0 आ गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं x की वैल्यू कर देता हूं 9, तो अब क्या होगा, अब यहां क्या आ जाएगा 9 मॉडुलस 5, तो अब 5 मल्टीप्लाई बाय 1, क्वेश्चन क्या आ जाएगा 1, तो रिमाइंडर क्या आएगा 4। तो अब चला के इसको देख लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया 4, रिमाइंडर 4 आ गया। तो ये जो कास्टिंग हो रही है, ये जो ये कास्ट ऑपरेटर हमने लिखा है, इसको कहते हैं कास्ट ऑपरेटर। ये मैन्युअली प्रोग्रामर ने हमने खुद की है, कंपाइलर ने नहीं की, इसको कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो ये दो एग्जांपल हो गए, हमने इसका प्रैक्टिकल भी देख लिया। तीनों बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। टाइप कास्टिंग क्या होती है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है, और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है। विद एग्जांपल आपने पेपर के अंदर जो है वो जब सवाल आएगा तो आपने लिखना है। ये नीचे उसने प्रोग्राम बना भी दिया और मैंने आपको ये प्रोग्राम दिखा भी दिया। हमने वेरिएबल एक्स वाई लिए हैं, उसने वेरिएबल यहाँ ए बी ले लिए हैं, तो कोई इससे इशू नहीं है। ठीक हो गया। चैप्टर अल्लाह के फजल से हमारा दूसरा चैप्टर माशाल्लाह जो है वो ख़त्म हो गया। होपफुली इसके में जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपने सीरियसली सुने होंगे और आपने उनको प्रैक्टिस भी किया होगा। जो मैंने बीच में प्रैक्टिकल्स जो है वो बेसिक्स हमने परफॉर्म किए हैं। और जाहिर बात है इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपने, यकीनी बात है, इससे जो पहला चैप्टर है जो बेसिक उसमें जो चीज़ें हैं वो भी आपने अंडरस्टैंड की होंगी। तो ये जो हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया। अब हम एक दफ़ा टाइम देख लेते हैं और हम थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिकल सिनेरियो कर लेते हैं, बजाय कि हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करें। जी, तो टाइम हमारे पास जो है बाकी, उसमें हम एक छोटा सा जो है वो प्रैक्टिकल सिनेरियो देख लेते हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड, ताकि थोड़ा सा रिव्यू भी हो जाए कुछ चीज़ों का। तो हमारे पास कोड ब्लॉक्स के अंदर जो है वो एक प्रैक्टिस के लिए एक प्रोग्राम यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको ज़रा रिव्यू करते हैं। इस प्रोग्राम में तकरीबन तमाम जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 9 के अंदर सी के, तकरीबन तमाम कॉन्सेप्ट को एक ही प्रोग्राम में हमने कवर किया ताकि थोड़ा रिव्यू हो जाए। तो हम इसको ज़रा स्टार्ट करते हैं। वो स्टूडेंट जिन्होंने कुछ स्किप किए हैं जो हैं वो लेक्चर, तो उनके लिए भी थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। तो शुरू करते हैं यहीं से। ये सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये ऊपर वाली सबसे पहली लाइन जो क्या है, प्रोग्राम इज़ बिल्ड फॉर प्रैक्टिस पर्पस। तो ये लाइन आपको ग्रे में क्यों नज़र आ रही है, क्योंकि मैंने शुरू में क्या यूज़ किया है, डबल फॉरवर्ड स्लैश। तो ये डबल फॉरवर्ड स्लैश किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं, हमने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा, कमेंट्स के लिए। सिंगल लाइन कमेंट्स अगर आपने अपने प्रोग्राम में मेंशन करने हैं तो आप जो है वो डबल फॉरवर्ड स्लैश जो है वो यूज़ करते हैं। और डबल फॉरवर्ड स्लैश के राइट साइड पे जो कुछ भी आप लिखेंगे वो आपका कंपाइलर कमेंट्स के तौर पे कंसीडर करेगा। और कमेंट्स के बारे में हमने बात ये की थी कि कमेंट्स जो हैं आप जितने मर्जी अपने प्रोग्राम में लिखें अपने सोर्स फाइल के अंदर। ये सोर्स फाइल है, ये जो आपके सामने ओपन है फाइल, ये क्या है, सोर्स फाइल सी की। तो कंपाइलर प्रोग्राम को कंपाइल करने से पहले आपके सारे कमेंट्स लाइन्स होती हैं आपके प्रोग्राम में, जैसे कि ये लाइन है, कमेंट्स की लाइन है, जैसे ये कमेंट लिखा हुआ है, जैसे ये भी कमेंट लिखा हुआ है, और यहाँ नीचे आपको नजर आ रहा है मल्टी लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन कमेंट्स कैसे लिखते हैं, फॉरवर्ड स्लैश स्टार, और फिर आप बीच में जितनी मर्जी लाइनें लिख लें, पूरा पैराग्राफ लिखें जितना आपने लिखना है, और एंड पे क्या फिर कर देते हैं स्टार फॉरवर्ड स्लैश। तो ये मल्टी लाइन कमेंट है। तो मल्टी लाइन कमेंट, तो जितने भी कमेंट आपके प्रोग्राम में होंगे वो कंपाइलर उन सबको क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। ये समझें डेड लाइंस हैं आपके कोड के अंदर। ये जब कंपाइलर कंपाइल करेगा और अल्टीमेटली जब एग्जी फाइल बनेगी तो उस एग्जी फाइल के साइज के ऊपर इन कमेंट्स जितने आपने मर्जी लिखे हैं उनका कोई इफेक्ट नहीं होगा।
ठीक हो गया। तो इसलिए आप कमेंट जो है वो लाजमी लिखें अपने प्रोग्राम में, ताकि आपके प्रोग्राम की जो रीडेबिलिटी है वो बेहतर हो। कल को आप एक वीक के बाद, एक महीने के बाद अपने प्रोग्राम को दोबारा ओपन करते हैं तो आपको पता हो, आपने ऊपर कमेंट लिखा हो कि ये प्रोग्राम मैंने किस पर्पज़ के लिए बनाया था, ये जो लाइन है मैंने किस पर्पज़ के लिए जो है वो लिखी थी, ठीक है जी, और ये जो मैंने कोड है या ये कुछ है ये मैंने क्यों लिखा था। तो ये अपने नोट्स आप इसमें अपने प्रोग्राम में ऐड कर सकते हैं। तो दैट इज़ द कॉमेंट। और ये आप जो एडिटर यूज़ करते हैं, जैसे कोड ब्लॉक में यूज़ कर रहा हूँ, तो कोड ब्लॉक में जैसे ही मैं कमेंट जो है वो लिखूंगा तो उसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा। कुछ एडिटर्स में शायद ये कुछ और कलर में आपको जो है वो मिले, और ये कलर जो है ये एडिटर्स की सेटिंग में जाके आप कहीं, ठीक है जी, यहाँ जाके एडिटर में आप चेंज भी कर सकते हैं। तो ये नहीं है कि ये कलर आप कहीं जी कॉमेंट का कलर हमेशा ग्रे ही रखना है, अगर आप चाहते हैं ग्रे ना हो तो आप चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो लाइन है, इस लाइन को हम पहले चैप्टर में अंडरस्टैंड कर चुके हैं। इस लाइन में जो पहला ये सिंबल है इसको हम कहते हैं हैश सिंबल, और उसके बाद ये जो इंक्लूड लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, और उसके बाद ये जो एंगल ब्रैकेट्स हैं इनके अंदर जो नाम लिखा हुआ है stdio, इसको हम कहते हैं हेडर फाइल, और हेडर फाइल का नाम क्या लिखा हुआ है, stdio.h। इस तरह की बहुत सारी हेडर फाइल्स सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी में अवेलेबल है जो हम अपने प्रोग्राम में ऊपर इंक्लूड करते हैं, ताकि इन हेडर फाइल्स के अंदर जो प्री डिफाइंड फंक्शंस के रेफरेंस लिखे हुए हैं उन फंक्शंस को हम अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकें, जैसा कि printf फंक्शन है और इसका रेफरेंस कहाँ लिखा हुआ है, stdio.h के अंदर। समझ आ गई बात की। तो अब मैं डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ उसको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि ये लाइन का मकसद क्या है। उसके बाद आगे हमारे पास मेन फंक्शन जो कि यहां से शुरू हो गया, ठीक है जी। मेन फंक्शन यहां से शुरू हुआ, ये उसकी जो है वो बॉडी यहां से स्टार्ट होगी इस ब्रैकेट के अंदर से, और यहां ये ब्रैकेट क्लोज हो रही है ना, ये कर्ली ब्रेसेस, ठीक है जी, ये कर्ली ब्रेस जो है वो शुरू हुई और ये कर्ली ब्रेस क्लोज हुई। तो इन दोनों के दरमियान ये जितना कोड लिखा हुआ है, ये जितना कोड लिखा हुआ है ये सारा इस मेन फंक्शन की बॉडी कहलाता है। और बॉडी हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम बॉडी से क्या मुराद होता है, सी स्टेटमेंट्स, यानी हमने सारी क्या लिखी हुई हैं, सी की स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। क्लियर बात, ये हम बातें ऑलरेडी जो है वो कर चुके हैं, मैं उसको थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ। बड़े ध्यान से आप सुनिएगा ताकि कुछ चीज़ें अगर मिस भी हो गई हैं तो वो हम अपने टाइम का फ़ायदा उठाएं और हम उन चीज़ों को क्लियर करें। मैं बाकी भी चीज़ें यहाँ जो है वो आगे हम बात करते हैं उनकी। इन कर्ली ब्रेसेस को मुझे ये भी बता सकते हैं कि इन कर्ली ब्रेसेस को हम क्या नाम देते हैं। ये जो एक शुरू हुई है ओपन कर्ली ब्रेस और ये क्लोज कर्ली ब्रेस, क्या नाम देते हैं इनको, डेलीमीटर्स का हम नाम देते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ गया ये लाइन। तो इस लाइन के शुरू में क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है जी, इंट। इंट एक डाटा टाइप है, ये भी हम बात कर चुके हैं कि हम अपने प्रोग्राम में कुछ वेरिएबल्स इस्तेमाल करना चाहते हैं, और तो उन वेरिएबल्स को अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करने से पहले हमें उन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि भाई इस वेरिएबल में मैं किस टाइप की वैल्यू और कितनी बड़ी या कितनी छोटी वैल्यू स्टोर कर सकता हूं। तो किस टाइप का डाटा स्टोर होगा इस वेरिएबल में और कितनी बड़ी या छोटी वैल्यू स्टोर हो सकती है या किस किस्म की वैल्यू स्टोर हो सकती है, और मेमोरी में ये वेरिएबल कितनी स्पेस कंज्यूम करेगा ये तय करेगी ये डाटा टाइप। ठीक हो गया, इंट। तो आगे इंट के आगे क्या मैंने लिखा है, वेरिएबल्स के नाम लिखे हैं। पहला वेरिएबल ए कामा, दूसरा वेरिएबल बी कामा, वेरिएबल स्मॉल ए फिर स्मॉल बी। और ये भी मैंने आपको बता दिया था, हम वेरिएबल नेमिंग रूल्स की जब बात कर रहे थे, यहां उससे पहले हमने बात की कि सी के सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसमें ये ए वेरिएबल, ये वाला ए वेरिएबल और ये ए वेरिएबल दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, ये सेम नहीं है। ऐसा मुमकिन है कि आप एक वेरिएबल जो है वो अपर केस में और दूसरा वेरिएबल लोअर केस में, और ये दोनों मुख्तलिफ वेरिएबल कंसिडर होंगे। इसलिए मैंने जानबूझ के जो है वो एक वेरिएबल कैपिटल ए में और एक स्मॉल ए में लिखा है, ताकि हम ये भी यहाँ बात कर सकें कि ऐसा मुमकिन है। तो हमने ये सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए, जितने भी हमने इंट वेरिएबल लेने थे वो यहाँ हमने डिक्लेयर कर दिए। ठीक है जी। तो ये लाइन क्या कहलाएगी, वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट।
और इसमें हमने काफ़ी वेरिएबल्स आप देख रहे हैं वो हमने डिक्लेयर किए हैं, और मैंने एक ये वेरिएबल भी डिक्लेयर किया है। और ये मकसद क्या था इसको डिक्लेयर करने का? सिर्फ ये मकसद था ये बताना कि ये जो नेम है वेरिएबल का, ये वैलिड नेम है। आप इस तरह अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, इस तरह वेरिएबल का नाम रख सकते हैं। तो ये एक ही वेरिएबल का नाम है भाई, सम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर नम्स। तो ये एक वैलिड वेरिएबल नेम है। लाजमी नहीं आपने ए बी सी डी इसी तरह के एक्स वाई टाइप के वेरिएबल ही लेने हैं, आप मीनिंगफुल नाम रख सकते हैं वेरिएबल्स के, ठीक है जी। तो वो हमने इस मकसद के लिए मैंने ये वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर किया ताकि मैं बता सकूं कि ये एक वैलिड वेरिएबल नेम है। आप इस तरह वेरिएबल का नाम रख सकते हैं, ठीक है जी। बाकी वेरिएबल रूल्स हमने इसी चैप्टर में जो है वो आई थिंक शुरू के अंदर ही हमने पढ़ लिए थे कि वेरिएबल के नाम के शुरू में आपको डिजिट यूज़ नहीं कर सकते, अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है जी। तो इस तरह वो रूल्स जो हमने पढ़े थे वो बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। मैंने फिर आगे एक और वेरिएबल लिया मैक्स अंडरस्कोर ऐड। इसमें ये भी मैंने बताया आप इस तरह भी एक पूरा एक जो है वो वर्ड कैपिटल में भी लिख सकते हैं, फिर अंडरस्कोर आगे आप उसका जो है वो पोस्ट फिक्स पार्ट जो है वो भी लिख सकते हैं। तो एक मैक्स अंडरस्कोर ऐड और एक मीन अंडरस्कोर ऐड नाम के जो है वो वेरिएबल मैंने लिए हैं। वो क्यों लिए हैं वो नीचे मैंने वैल्यू इनमें स्टोर की है, वो आगे इंशाल्लाह बात करते हैं। एक वेरिएबल मैंने मोड ले लिया। हर स्टेटमेंट किससे एंड हो रही है? सेमी कॉलन से। तो सेमी कॉलन क्या है? स्टेटमेंट टर्मिनेटर। सी में हर स्टेटमेंट को एंड करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ता है? सेमी कॉलन। दैट इज इसको क्या कहते हैं? स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो ये होगी डेक्लेरेशन स्टेटमेंट पहली। आगे एक और डेक्लेरेशन स्टेटमेंट है, उसमें मैंने दो वेरिएबल लिए एक्स वाई, उनकी टाइप मैंने क्या रखी? फ्लोट। आगे एक और जो है वो डेक्लेरेशन स्टेटमेंट है, उसकी टाइप मैंने क्या रखी? उन दो वेरिएबल की कैरेक्टर, ठीक है जी। दो वेरिएबल की टाइप क्या रखी? कैरेक्टर। लेकिन देखिए यहाँ मैंने वेरिएबल के नाम किससे शुरू किए हैं? अंडरस्कोर से। तो ये वैलिड नेम है, आप वेरिएबल का नाम अंडरस्कोर से शुरू कर सकते हैं। करना नहीं चाहिए, मतलब रिकमेंडेड नहीं है। सी डेवलपर्स जो है वो आपको कहते हैं जी ये रिकमेंडेड नहीं है। क्यों? क्योंकि सी डेवलपर जो है वो अंडरस्कोर जो है वो अपने कुछ प्री डिफाइंड कांस्टेंट के लिए यूज कर रहे होते हैं। तो वो आगे चल के अगर बात आएगी तो इंशाल्लाह करेंगे। तो वो कहते हैं अगर हम यूज कर रहे हैं किसी प्री डिफाइंड मकसद के लिए, तो आप कोशिश करें कि आप अपने प्रोग्राम में अंडरस्कोर से किसी वेरिएबल का नाम शुरू ना करें। बहरहाल वैलिड है इसलिए मैंने लिख दिया ताकि ये बात भी यहां हो जाए। तो ये तीनों क्या है? वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स हैं, जिनमें आप शुरू में डाटा टाइप लिखते हैं और आगे वेरिएबल्स के नाम लिखते हैं कामा के फॉर्म में, ठीक है हो गया। उसके बाद एक और स्टेटमेंट आ गई, एक और वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया जिसका नाम हमने क्या रखा? क्यू। और ये वेरिएबल की टाइप भी क्या? इंट। तो आप सोच रहे होंगे कि इस क्यू वेरिएबल को यहीं क्यों नहीं लिख दिया मैंने ऊपर ही? यानी मैं इतने सारे वेरिएबल इंट टाइप के डिक्लेयर किए हैं तो यहीं मैं क्यू लिख देता ऐसे। तो वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैंने एक और चीज यहां बतानी थी। आप मुझे बता सकते हैं कि इस स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे? जिस स्टेटमेंट में वेरिएबल डिक्लेयर करते ही वैल्यू भी स्टोर अगर कर दी जाए, वैल्यू भी उसको साइन कर दी जाए उस वेरिएबल को, तो ऐसी स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? इस स्टेटमेंट को क्या कहेंगे? वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल क्या कहेंगे? मैं कमेंट में लिख देता हूं, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, ठीक है जी। इन शॉर्ट मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ऐसी स्टेटमेंट को क्या कहेंगे? वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, जिसमें वेरिएबल को डिक्लेयर करते ही साथ वैल्यू भी स्टोर कर दी। तो ये वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की एग्जांपल भी आपके सामने आ गई, ये भी इसी चैप्टर में हमने जो है वो पढ़ी है। उसके बाद हमारे पास दो सिंपल असाइनमेंट स्टेटमेंट में, ए वेरिएबल में हमने 9 को स्टोर कर दिया क्योंकि वेरिएबल हमने ऊपर डिक्लेयर किया। आप ऐसा कोई वेरिएबल नीचे इस्तेमाल नहीं कर सकते अपने प्रोग्राम में जिसको आपने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमें पता है, इसी चैप्टर में हमने पढ़ा है कि सी एक स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है? स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि सी में हर वेरिएबल जो आप अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं, जैसे कि मैं ए को यूज कर रहा हूं नीचे जिसमें मैं 9 स्टोर कर रहा हूं, ये काम करने से पहले, ए के साथ ये काम करने से पहले मुझे ए को ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर नहीं करूंगा तो एरर आएगा। इसलिए हम क्या कहते हैं, सी जो है वो कहती है कि पहले टाइप डिक्लेयर करो। वो इस मामले में बड़ी स्ट्रिक्ट है, बड़े स्ट्रांग उसकी जो है वो कंसर्न्स हैं। तो इसलिए हम कहते हैं सी इज अ स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज। लूजली टाइप्ड लैंग्वेजेस भी मौजूद हैं, जैसा कि जावास्क्रिप्ट आप आगे वेब के लिए लैंग्वेज पढ़ेंगे तो उसमें वेरिएबल को डिक्लेयर किए बगैर भी आप यूज कर सकते हैं। खैर वो
लूजली टाइप्ड लैंग्वेज जब आप कोई ऐसी पढ़ेंगे तो वहां आपको वो कॉन्सेप्ट दोबारा जो है वो नजर आएगा। तो ये क्लियर हो गया। तो ये एक सिंपल असाइनमेंट स्टेटमेंट है। असाइनमेंट स्टेटमेंट में क्या होता है, लेफ्ट साइड के ऊपर वेरिएबल होता है, बीच में असाइनमेंट ऑपरेटर है इक्वल, और राइट साइड के ऊपर कोई कांस्टेंट हो सकता है, कोई वेरिएबल हो सकता है और कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है। ठीक है जी। तो हमारे यहाँ क्या लिखा हुआ है, सिंपल कांस्टेंट 9। तो ये भी एक असाइनमेंट स्टेटमेंट होगी। तो 2 असाइनमेंट स्टेटमेंट हमने लिख दी। ठीक हो गया। यहां नीचे आ जाए इस स्टेटमेंट के ऊपर, c इज इक्वल टू d इज इक्वल टू 3। भाई ये क्या स्टेटमेंट है, ये भी हमने इसी चैप्टर के अंदर जो है वो पढ़ी है कि एक ही वक्त में मैनी वेरिएबल्स के अंदर अगर सिंगल वैल्यू असाइन कर दी जाए तो ऐसी स्टेटमेंट क्या कहलाएगी भाई, क्या कहेंगे इसको, कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। क्या कहेंगे इसको, कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट लिख देते हैं हम, कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। ठीक हो गया शॉर्ट में। इसलिए मैंने उसको, हम ये भी लिख सकते हैं c इज इक्वल टू 3 और d इज इक्वल टू 3 भी लिख सकते थे, लेकिन हमने क्या लिखा, c इज इक्वल टू d इज इक्वल टू 3, ताकि हम ये भी कॉन्सेप्ट एक दफा रिवाइज हो जाए कि कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट भी होती हैं जिनमें एक ही वक्त में मैनी वेरिएबल्स को सिंगल वैल्यू असाइन कर दी जाए। ठीक हो गया यहाँ। उसके बाद आगे हमारे पास 2 वेरिएबल हमने लिए थे करैक्टर टाइप। किस टाइप के, करैक्टर टाइप के, m और n, अंडरस्कोर m और अंडरस्कोर। तो वो देखें अंडरस्कोर m में मैंने क्या स्टोर कर दिया, सिंगल कोट्स के अंदर। देखें करैक्टर वेरिएबल में जब भी आपने कोई करैक्टर स्टोर करना है तो पहली बात है वो सिंगल करैक्टर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ऐसे कुछ कर दें। ठीक है जी, सिंगल करैक्टर ही होना चाहिए, और सिंगल करैक्टर को सिंगल कोट्स के अंदर आपने मेंशन करना है। तो ये सिंगल कोट हमने लगा दिए 6 के अराउंड जो है वो। और 6 यहां ये जो 6 लिखा हुआ है ये वो 6 नहीं है जो डिजिट 6 होता है, यानी न्यूमेरिक 6 नहीं है ये यहाँ एक सिंबल के तौर के ऊपर लिखा हुआ है। और दूसरा वेरिएबल करैक्टर वेरिएबल, उसमें मैंने सिंगल कोट्स के अंदर क्या स्टोर कर दिया, डॉलर साइन स्टोर कर दिया। ठीक हो गया। तो ये 2 करैक्टर वेरिएबल जो है वो हमने लिए थे और उनमें हमने करैक्टर स्टोर कर दिया। तो हमें ये इसलिए लिखा था कि हमें पता चल जाए कि करैक्टर वेरिएबल के अंदर जो है वो करैक्टर को सिंगल कोट्स के अंदर हम लिखते हैं। उसके बाद देखें मैंने एक वेरिएबल ऊपर लिया था मैक्स हैर। तो मैक्स हैर के अंदर मैंने क्या स्टोर कर दिया, 32,700, ठीक है जी, 69। अब आप सोचें कि जो मैक्स हैर है वेरिएबल ये इंटीजर टाइप का है, तो इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू रेंज क्या है, 68 पे, 32,768 है। तो अगर मैंने लिखा हुआ है 9 तो ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू से भी बड़ी वैल्यू मैंने उसके अंदर स्टोर की है। तो बेसिकली ये किस किस्म टाइप का एरर होगा, ये ओवरफ्लो एरर होगा। प्रोग्राम आपका क्रैश नहीं करेगा, लेकिन मैक्स एरर के अंदर ये वैल्यू स्टोर नहीं होगी बल्कि कोई रैंडम वैल्यू स्टोर हो जाएगी। जब आप मैक्स एरर को प्रिंट करेंगे तो आपको कुछ गलत वैल्यू, इनकरेक्ट वैल्यू आपको मिलेगी, अनएक्सपेक्टेड आपको वैल्यू मिलेगी। बिल्कुल इसी तरह मिन एरर के अंदर जो कि इंटीजर टाइप है, मिनिमम रेंज तो इंटीजर की क्या होती है, मिनिमम वैल्यू इंटीजर के अंदर जो कि 2 बाइट का इंटीजर है, ठीक है जी, वो हम स्टोर कर सकते हैं 67 तक, ठीक है ना, 67 तक। लेकिन मैंने क्या कर दिया, उससे भी छोटी वैल्यू स्टोर कर दी। ठीक है जी। तो इस सूरत में क्या होगा, जो है वो अंडरफ्लो एरर हमारे पास आ जाएगा। कौन सा एरर आ जाएगा, अंडरफ्लो। आई थिंक ये वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू तो मिनिमम है और इससे भी मिनिमम ये वैल्यू है। ठीक हो गया। तो अगर मिनिमम वैल्यू जो रेंज है उसकी किसी वेरिएबल की, उससे भी छोटी वैल्यू मैं स्टोर करूंगा तो अंडरफ्लो हमारे पास यहाँ एरर आ जाएगा। तो इसलिए मैंने ये सिंपल अंडरफ्लो ओवरफ्लो का कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़ा था, तो वो मैंने यहाँ उसको भी क्लियर कर दिया, रिवाइज कर लिया। आगे हम चलते हैं, लेकिन उससे पहले हम दोबारा एक दफा टाइम भी देख लेते हैं। तो जी टाइम हमारे पास जो है थोड़ा सा है, उसमें नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट पे हमने एक वेरिएबल लिया x जो कि फ्लोट था। फ्लोट के अंदर मैंने यहाँ सिर्फ आपको ये बताया कि फ्लोट वेरिएबल के अंदर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो मैंने लिखे 1.2 एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंट के लिए e और -3। तो ये वैल्यू क्या बन रही है हमारे पास, अगर इसको हम लिखें तो अगर इसको हम लिखेंगे तो -3 है, तो कितने जो है वो जीरो शिफ्ट होंगे, कितने डिजिट शिफ्ट होंगे राइट साइड के ऊपर, डेसिमल के राइट साइड के ऊपर 3। एक तो खुद 1 हो गया और फिर 2 जीरो भी आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 0.0012 और आगे 2 जीरो लगा दी हमने। ये किस लिए लगाए, ताकि फ्लोट है तो प्रेसिशन उसकी मुकम्मल हो जाएगी। तो ये वैल्यू बेसिकली स्टोर होगी x के अंदर। तो आप ये लिखना चाहें,
अगर वैल्यू ये स्टोर करना चाहें तो आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, और वो मैंने यहां लिख दी है, ये वैल्यू लिख दी, ठीक हो गया। तो अदरवाइज ये बेसिकली वैल्यू क्या है, 0.001200। तो मकसद ये कि फ्लोट के अंदर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर वैल्यू लिख सकते हैं, जैसे ये, और सिंपल रेगुलर नॉर्मल तरीके से भी लिख सकते हैं 3 पॉइंट, आगे हमने ये वैल्यू स्टोर कर दी, ठीक हो गया। उसके बाद आगे हमारे पास हमने दो वेरिएबल थे ए और बी, ए में क्या है 9, बी में क्या है 5। तो मॉडुलस ऑपरेटर तो अभी हमने जो है वो लास्ट टाइम भी पढ़ा, बल्कि अभी हमने कॉस्ट ये टाइप कास्टिंग के अंदर भी हमने पढ़ा है, ए मॉडुलस बी। तो ए मॉडुलस बी करेंगे तो मॉड के अंदर क्या आंसर आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्यों 4 आ जाएगा, क्योंकि इसमें 9 है 5, तो 9 मॉडुलस 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 1, ऊपर क्वोशंट 1 तो नीचे रिमाइंडर क्या हो जाएगा 4। तो ये मॉड क्या आ जाएगा 4, रिजल्ट ऑफ मॉड इज 4। तो इसको चला के देख लेते हैं, क्योंकि पहली प्रिंट स्टेटमेंट है, चला के देखते हैं कि रिजल्ट ऑफ 4 मोड ही आता है हमारे पास। तो रिजल्ट ऑफ मोड इज 4, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ C प्लस इक्वल टू 2। तो आपको पता है ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, प्लस इक्वल टू। इसका मतलब क्या है, आप इसको, इसका मतलब यह है C इज इक्वलेंट है, C इज इक्वल टू C प्लस 2, ये इसके बराबर है, यानी ये स्टेटमेंट जो है ये इसके बराबर है। तो C में क्या है, ऊपर देख लें, C में क्या है 3, तो ये क्या हो जाएगा C में 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। इसी तरह ये क्या लिखा हुआ है D स्टार इज इक्वल टू 2, तो हम क्या, इसका मतलब क्या है D इज इक्वल टू D मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहां C क्या हो जाएगा 5 और D क्या हो जाएगा 6। तो C और D को जमा करेंगे तो 11 आएगा। 11 किस में स्टोर कर दिया, A में। A भी हमने ऊपर वेरिएबल लिया हुआ था, A इज 11 प्रिंट कर दिया नीचे। तो देख लेते हैं रन करके, A इज 11, ठीक है जी। वो रिजल्ट ऑफ मोड ऊपर वो 4 प्रिंट हो गया, A इज 11। अभी ये प्रिंट फंक्शन के बारे में टेंशन ना ले, इंशाल्लाह हम आगे चैप्टर नंबर 10 में यही हमारा तकरीबन पहला सवाल है प्रिंट एफ फंक्शन का। तो वहाँ ये देखेंगे ये प्रिंट, ये स्लैश एन क्या है और ये परसेंटेज डी क्या है, ये तो आगे इंशाल्लाह हम देखेंगे। फिल वक्त मैंने ये कर दिया। उसके बाद हमने प्रिंट एफ क्या किया, एम अंडरस्कोर एम प्लस अंडरस्कोर एन को, और आपको पता है ये दोनों करैक्टर वेरिएबल्स हैं, ठीक है। ये एक में 6 है, एक डॉलर साइन है। तो करैक्टर वेरिएबल के आपस में जमा हो सकते हैं, बिल्कुल जमा हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनका आस्की जमा होगा। तो 6 का आस्की क्या है, 6 का आस्की 54 है। डॉलर साइन का जो आस्की है ये आई थिंक 36 है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 90 आई थिंक। तो क्या लिखा, सम ऑफ अंडरस्कोर एन करैक्टर इज 19। तो रन करके देखते हैं, सम ऑफ एम अंडरस्कोर करैक्टर इज 19। क्यों, अब वैसे तो देखा जाए तो जाहिर बात है ये 6 और डॉलर साइन जमा हो नहीं सकते, लेकिन हो गए हैं। क्यों, क्योंकि इनका आस्की, इसका क्या है 54 और डॉलर साइन का आस्की कोड क्या है 36, तो 90 हो गया। आगे हमने ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है b इज इक्वल टू 5 प्लस ये हमने ऑपरेटर यूज किया है, कौन सा, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और ये हमने क्या यूज किया है प्री फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये भी हमने पढ़ा है। तो ये काम कैसे कर रहा है, यहाँ ये भी आप देख सकते हैं कि 5 जमा होगा किस में, लेफ्ट टू राइट हम चल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट। ये हमने वो आप देख रहे हैं, हमारा जो ऑपरेटर एसोसिएटिविटी वाला जो क्वेश्चन है कि जब इस तरह के ऑपरेटर हो तो आपने किस तरफ से स्टार्ट करना है। तो लेफ्ट राइट अगर हम चलेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले 5 प्लस क्यू प्लस प्लस। तो क्यू प्लस प्लस का क्या मतलब है कि पहले तो, क्योंकि ये पोस्ट फिक्स है, तो कह रहा है कि पहले क्यू की वैल्यू को 5 में जमा कर दो। तो क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू की वैल्यू है 10, तो 10 5 में जमा हो जाएगा तो 15 हो जाएगा। लेकिन जब ये 15 होगा तो उसके बाद क्यू की वैल्यू में भी इजाफा भी हो जाएगा, दूसरा स्टेप भी तो होना ना। तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 11, लेकिन 11 से पहले 5 में वो ऐड हो चुका है, 15 हो चुका है। अब इस 15 को आपने जमा कर दिया किसके साथ, माइनस माइनस क्यू के साथ। तो क्यू क्या है अब क्यू 10 नहीं है, अब क्यू 11 हो चुका है, क्योंकि यहां 11 हो गया था। तो माइनस माइनस क्योंकि पहले है, तो पहले माइनस माइनस होगा, एक की कमी होगी। तो क्यू 11 है तो क्यू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इधर 15 और इधर 10, तो जवाब क्या आएगा 25। तो बी को हम प्रिंट करेंगे तो जवाब क्या आएगा देख लेते हैं, वैल्यू ऑफ बी इज 25। आप इसको दोबारा जरा गौर से देख लीजिएगा तो आपको समझ आएगी। ये सिंपल ही हमने क्या कर दिए, एक कंडीशन लगाई सिंपल आपको बताने के लिए। ये हमारे पास कंडीशन है, ये रिलेशनल ऑपरेटर है इक्वल, और ये ग्रेटर देन भी रिलेशनल ऑपरेटर है। ये लॉजिकल ऑपरेटर है जो कि कंपाउंड कंडीशन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, हमने लेक्चर में पढ़ा था। और ये लॉजिकल नॉट ऑपरेटर है। तो देखें B25 है, बिल्कुल B25 है हमने, क्योंकि वो देखा है ऊपर B हमारा ये कैलकुलेट 25 हुआ है। A 10 से बड़ा है,
जी ए 11 आया ऊपर तो ए भी 10 से बड़ा है, तो ये कंडीशन भी ट्रू, एंड और ये कंडीशन भी ट्रू, तो ये टोटल कंडीशन क्या होगी, कंपाउंड कंडीशन ट्रू होगी। लेकिन टोटल कंडीशन ट्रू को इस नॉट ने क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। तो जब ये फॉल्स होगी तो फिर ये वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी, ये वाली स्टेटमेंट चलेगी। रन करके देख लेते हैं इसको, नॉट होके प्रिंट होगा एंड के ऊपर, तो नॉट होके प्रिंट हो गया, ठीक हो गया। तो ये हो गया हमारे पास जो है वो एक सिंपल एक रिवीजन होगी। इस डिटेल को, इन बातों को लाजमी तौर पे दोबारा आपने सुनना है, बहुत सारी चीज़ में आपकी क्लियर होंगी इस चैप्टर में। मैं एक दफ़ा टाइम देख लूँ। तो जी टाइम हमारे पास हो चुका है। अगर कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में लिख दें इंशाल्लाह। तो इसका क्विज भी मैं इंशाल्लाह जल्दी तैयार कर दूंगा, फिर वो भी अनाउंस कर दूंगा। बहुत शुक्रिया, चैट बॉक्स में क्वेश्चन लिख दीजिएगा।